अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। आगाज में आपको बताएं कि कराची में नस्ला टावर के जिम्मेदारों का तयन ताहाल नहीं हो सका। पुलिस का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पर छापा, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। मतलूब मुलजिम फरहान कैसर और एसपी इन्वेस्टिगेशन की खुशगप्पियां। मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर पुलिस अफसर का कहना है कि पहले जिम्मेदारों का तयन होगा, फिर गिरफ्तारियां करेंगे। कराची में नस्ला टावर की तामीर के जिम्मेदार सरकारी अफसरान ताहाल कानून के शिकंजे से बाहर। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस लिस्टें लेकर एसबीसीए के दफ्तर पर छापा मारने गई, लेकिन एक शख्स को भी गिरफ्तार न कर सकी। क्या लिस्ट में कोई नाम ऐसा न था जो पुलिस को न मिल सका, या फिर मामला कुछ और है? पुलिस किसी को गिरफ्तार किए बगैर वापस आ गई। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अल्ताफ हुसैन ने ये मंतक पेश की कि गिरफ्तारियां जिम्मेदारान का तयन करके करेंगे। अभी हमने तमाम रिकॉर्ड इनसे मांगा है, ले लिया है, और इसमें अभी हम जिम्मेदारों का तयन कर रहे हैं, क्योंकि ये काफी लेंथी प्रोसीजर है। पहले इन्होंने एक लिस्ट दी थी जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में तमाम तयनात थे, अब उसको वो मिनिमाइज कर रहे हैं कि जो नस्ला टावर से जो रिलेटेड थे उसको वो तयन करके अभी हमें देंगे लिस्ट, तो वो उसमें फिर हम उनमें गिरफ्तारियां करेंगे। जराये के मुताबिक पुलिस ने मुलजिमान की फहरिस्त शॉर्ट लिस्ट करके कार्रवाई का फैसला किया, इसीलिए पुलिस के सामने बैठे फरहान कैसर को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। फरहान साहब हमारे पास एक लिस्ट है, ये जो आपके ऑफिस से आई है। अगर जिम्मेदारों का तयन नहीं था तो फिर पुलिस लिस्टें लेकर गिरफ्तारी के लिए क्यों पहुंची थी? लिस्ट दे दूं यार, ये मैंने दी है। सरकारी मुदीयत में दर्ज एफआईआर में अलॉटमेंट से लेकर तकमील तक नस्ला टावर के घपले में तमाम अफराद को जिम्मेदार ठहराया गया है। तो पुलिस अब किन जिम्मेदारों का तयन कर रही है? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर की तामीर की मंजूरी देने वाले अफराद की तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन ये कैसी तलाश है कि पुलिस मतलूबा अफसर से ही मतलूब अफराद का पता पूछ रही है और किसी को गिरफ्तार भी नहीं कर रही। असल कहानी क्या है, इस पर बात करते हैं आज न्यूज कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईद से। रफत, ये क्या मामला है? इस तरह तो जिम्मेदारों का तयन कभी हो ही नहीं पाएगा। देखें, ये तो अभी आगाज हुआ है नस्ला टावर से। अभी एक और पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है। इस तहकीकात का सिलसिला आगे बढ़ेगा, उसमें एफआईए इंटर करेगी, और एफआईए जो है मतरूका वक्फ इमलाक की जो जमीनों पर तामीरात हुई हैं उनके हवाले से तहकीकात का आगाज करने जा रही है। और जब उसका आगाज होगा तो ये पेंडोरा बॉक्स खुल के इसमें से बहुत सारी चीजें और बाहर निकलेंगी। इसके अलावा इस केस में एंटी करप्शन भी तहकीकात कर रही है, पुलिस इसमें आ गई है। पैसे की अमल दखल बहुत ज्यादा है, सबको ये बात मालूम है कि यहाँ अफसरान के पास पैसा बहुत है, कमाने का जरिया समझते हैं। एंटी करप्शन तो पहले ही मुस्तफीद हो रही थी, और अब जो है पुलिस भी उसमें दाखिल हो गई है, और उसके बाद एफआईए भी दाखिल हो गई है। ये सारा मामला ये है कि आपने खुद देख लिया, जिस अफसर का नाम उस लिस्ट में था पुलिस उसी से पूछ कर चली गई और गिरफ्तारी के दावे कर रहे हैं। छापों से पहले उनके घरों के करीब जाने से पहले पुलिस मुत्तला कर दी थी अफसरान को, ताकि सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन किया जा सके कि कार्रवाई हो रही है। और इस सारे मामले में जो अफसरान ज्यादा इस माफिया को चलाते हैं, जमील मेमन जो डायरेक्टर हैं, इसके अलावा एक पूरा एक सेटअप, एक ग्रुप चल रहा है यहाँ पर काम करने के हवाले से। एफआईए ने उनसे तहकीकात जरूर की थी, लेकिन उसमें भी कोई पेशरफ नहीं हो सकी। तो लिहाजा अब इस सारी पेशरफ का कोई नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आता। फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि वो कागज जमा कर रहे हैं, अभी मालूमात कर रहे हैं। हालांकि जिन लोगों से वो मालूमात हासिल कर रहे थे उन सब के नाम उस मौजूद है नस्ला टावर के हवाले से, और उनकी जो मंजूरी हुई थी उनके कागजात की, उसमें फरहान कैसर के दस्तखत मौजूद हैं, और वो लिस्ट भी खुद वो कह रहे थे कि उन्होंने फराहम किए। तो इससे आप खुद समझ सकते हैं कि ये सारा मामला कहां जाकर बैठेगा, और इस सारे मामले में करप्शन का पहलू कितना नुमाया है। सुप्रीम कोर्ट सरतोड़ कोशिश कर रही है कि इस शहर को असल शक्ल सूरत में वापस लाया जाए, लेकिन इन इदारों की मौजूदगी में। और फिर पुलिस की तरफ से ये बात आई है कि अगर इस तहकीकात सही तरीके से की जाती है तो ये दायरा सिंध हुकूमत के बाद जिम्मेदारों तक भी जाएगा। और इसके अलावा इस सारे मामले में जो लोग मुलव्विस हैं उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। तो किस तरीके से इस मामले को मौजूद है, लेकिन पुलिस अभी तक जिम्मेदारों का तयन नहीं कर सकी है। रफत, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
अपोजिशन ने मिनी बजट बिल का भरपूर मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत मिनी बजट बिल को मंजूर कराने के लिए पुरअज़्म। कौमी असेंबली में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बिल में हम खुद मुख्तारी सरेंडर करने जा रहे हैं, खुदा के लिए मिनी बजट ना लाएं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान माली मुश्किलात से दो चार है, अपोजिशन फराख दिली का मुजाहरा करे। कौमी असम्बली इजलास में मिनी बजट बिल की बाज़गश्त। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, सबको मिलकर मिनी बजट को रोकना होगा, अवाम का पहले ही कोई पुरसाने हाल नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा, स्टेट बैंक IMF की लोकल ब्रांच बन चुका है, हम इस मिनी बजट बिल की भरपूर मुखालफत करेंगे। यहाँ पे स्टेट बैंक जो है वो IMF की लोकल ब्रांच बन चुका है, हम तो मुखालफत करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम मुखालफत करेंगे और डट के मुखालफत करेंगे। ये स्टेट बैंक का बिल, ये जो मिनी बजट आ रहा है, जो हमें डिक्टेशन, 3 महीने के बाद दोबारा हम वहीं पे खड़े होंगे जहां से आज खड़े हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन को जवाब देते हुए कहा, आज पाकिस्तान जिन माली मुश्किलात का शिकार है, इसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है। संजीदा गौर और फिक्र की जरूरत है। पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी की हिफाजत इस ईवान की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की माली खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना हम सब की जिम्मेदारी है, इस ऐवान की जिम्मेदारी है। और देखने की बात यह है कि आज पाकिस्तान जिन माली मुश्किलात से दो चार है, उनके पीछे कौन से अवामिल है जो कार फरमा है। शाह महमूद कुरैशी के खिताब के दौरान अपोजिशन ने कोरम पूरा न होने का कहा, ताहम कोरम पूरा निकला। अवाम की जेबों पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। विफाकी काबीना कल खुसूसी इजलास में मिनी बजट की मंजूरी देगी। मोबाइल फोन, स्टेशनरी, फूड आइटम्स, लग्जरी अशिया महंगी होंगी। काबीना से मंजूरी के बाद इसी हफ्ते मिनी बजट पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा, जिसके लिए हुकूमती टीम को टास्क भी दिए गए हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखते हैं। IMF शराइत पर अमल दरामद, मिनी बजट की कल मंजूरी, महंगाई की नई लहर का खदशा। वफाकी काबीना कल मिनी बजट की मंजूरी देगी। 360 अरब का टैक्स इस्तिस्ना खत्म। टैक्स वसूलियों में मजीद 270 अरब रुपए की इजाफे की तैयारियां। टैक्स वसूलियों का हदफ 6000 अरब रुपए से जायद तक ले जाया जाएगा। मोबाइल फोन, स्टेशनरी, पैकेट फूड आइटम्स, दरामदी खुराक पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। कॉस्मेटिक्स, रिफाइनरीज पर भी टैक्स की शरह बढ़ाए जाने का इम्कान। गैर की गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी लग जाएगी। अवाम कहते हैं हुकूमत महंगाई के सिवा कुछ नहीं कर सकती। एक गोली आपको मिलती थी कोई 30 रुपए का पत्ता, अभी वही पत्ता जो है 90 रुपए का मिलता है। आप अंदाजा लगाएं 100% नहीं 200% महंगाई हो गई है। अवाम पिस रहे हैं और मुल्क की बहुत बुरी हालत होगी। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है ना 50 साल पीछे जा रहा है बजाय आगे बढ़ने के। आटा, चीनी, चावल, दाल, बिजली, गैस, किसी भी चीज में अवाम को इस टाइम रिलीफ नहीं मिल रहा। तरक्याती बजट में 200 अरब रुपए की कटौती होगी। अवाम ने हुकूमत से महंगाई की लहर को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। मिनी बजट जो लाया जा रहा है ये IMF के डिमांड पे लाया जा रहा है। अवाम के लिए तो कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। जो मिनी बजट आ रहा है उसमें गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो रिलीफ दे, अच्छा पेज के हवाले से, जिस तरह महंगाई बढ़ी है हमारी पेज भी बढ़ानी चाहिए इस तरह से। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद इसी हफ्ते मिनी बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बिल के जरिए फी लीटर पेट्रोल पर हर माह लेवी 4 रुपए तक बढ़ाकर इसे 30 रुपए तक ले जाने का इम्कान है। मिनी बजट अभी आया नहीं, मुल्क भर में अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कहते हैं महंगाई ने पहले ही जीना मुहाल कर रखा है, मिनी बजट जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ होगा। हो रहा है जो भी है मामला ये, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि आगे थोड़ी महंगाई हो गई है, आगे गरीब अवाम पिस रही है महंगाई के अंदर। महंगाई तो इन्होंने करनी है, जैसे मर्जी है। बजट आएगा भी नहीं आएगा भी तब भी इन्होंने महंगाई करनी है। बजट पे चीजों की कीमतें कम होनी चाहिए। हर चीज महंगाई, हर चीज जो है गरीब के आदमी से पहुंच से बाहर नहीं हो गई है। महंगाई इतनी ज्यादा है, पहले बहुत परेशान है इस महंगाई से और मजीद बढ़ती जा रही है, इस पे कंट्रोल नहीं हो रहा। सेनेट इजलास में कौमी सलामती पॉलिसी का मुसव्विदा पेश न करने पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। अरकान ने चेयरमैन के डाइस का घेराव कर लिया। शरी रहमान बोली, पॉलिसी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होगी। मईशत को कौमी सलामती का हिस्सा बनाकर स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रख दिया गया। सेनेटर वसीम शहजाद ने माइक संभाला और अपोजिशन को भरपूर जवाब दिया।
ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی اناؤنس ہوئی ہے، تو یہاں یہ پالیسی لے کیوں نہیں گئی؟ کمیٹی کا اجلاس ہوا، انہوں نے وہاں پر آنا گوارا نہیں کیا۔ ایوان بالا میں اراکین کا ہنگامہ، قومی سلامتی پالیسی پیش نہ کرنے پر اپوزیشن نے بھرپور احتجاج کیا۔ لیڈر آف دا ہاؤس کھڑے ہیں، پلیز پلیز۔ سلیم صاحب جا رہے ہیں۔ شہری رحمان نے کہا قومی سلامتی پالیسی کا ہمیں اخباروں سے پتا چلا، پالیسی یہاں کیوں نہیں لائی گئی؟ ایک اناؤنسمنٹ ہوا ہے ملک میں، ان مشکل حالات میں چیئرمین صاحب ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی اناؤنس ہوئی ہے، اخباروں سے پتا کیا ہے کہ یہ اناؤنس ہوئی ہے اور اس کا یہ بہت بڑا ایک تبدیلی لائی گئی ہے اس میں، تو یہاں یہ پالیسی لے کیوں نہیں گئی؟ پی پی سینیٹر نے کہا معیشت کو قومی سلامتی کا حصہ بنا کر اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا۔ ایک طرف یہ پیپر ہوگا جس پر شادیانے منا رہے ہیں، دوسری طرف کیا یہ ہوگا کہ آپ نے آئی ایم ایف کو ملک گروی رکھ دیا ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اب وہ ڈائریکٹ بین الاقوامی سامراج سے جواب دہ ہوں گے، یہ آپ کی نیو اقتصادی بحالی ہوگی؟ سینیٹر وسیم شہزاد نے مائک سنبھالا اور اپوزیشن کو بھرپور جواب دیا، کہا اپوزیشن سیکیورٹی پالیسی کے لیے قائم کمیٹی میں آئی ہی نہیں۔ کمیٹی کا اجلاس ہوا، ان کو بلایا گیا، انہوں نے وہاں پر آنا گوارا نہیں کیا، کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر نہیں تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ پرائم منسٹر نہیں تھا، وہاں پر کون نہیں تھا؟ وہاں پر وردی والے نہیں تھے، اس وجہ سے وہ وہاں نہیں آئے۔ نیشنل سیکیورٹی بریفنگ میں جہاں وردی والے آتے ہیں وہاں پر تو یہ دوڑے چلے آتے ہیں۔ یہ جو بات جمہوریت کی کرتے ہیں یہ بھاگتے پیچھے وردی کے ہیں۔ وسیم شہزاد کی تقریر کے دوران بھی اراکین کا احتجاج نہ رکا، اراکین نے چیئرمین ڈائس کا گھیراؤ کیا۔ اپنی نشستوں سے احتجاج کریں، ادھر کیوں کھڑے ہیں؟ چیئرمین وہ بھی چلے جائیں، اپنی نشستوں سے احتجاج کریں، جس کو جائیں جی، چلے جائیں جی، چلے جائیں، آپ بھی چلے جائیں، ٹریجری بینچز بھی چلی جائیں۔ صادق سنجاری نے اپوزیشن اراکین کو واپس نشستوں پر بیٹھنے کی ہدایت کی۔ سینٹ کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اور بھی آپ کو بتائیں کہ بجلی کی فی یونٹ کی قیمت میں 4 روپے 33 پیسے اضافے کا امکان ہے۔ سی پی اے کی بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر نیپرا نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیئرمین نیپرا نے بجلی پلانٹس کا 3 سال کا آڈٹ کرانے کا اندیا دیا ہے۔ مہنگی بجلی کا ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری، پاکستانیوں پر ماہ دسمبر بھی پڑے گا بھاری۔ سی پی پی اے کی درخواست پر نیپرا میں سماعت، حکام نے موقف اپنایا۔ نومبر میں 8 ارب 24 کروڑ یونٹ بجلی پیدا کی گئی۔ بجلی کی پیداواری لاگت 66 ارب 52 کروڑ روپے رہی۔ ایندھن کی قیمتیں بڑھنے سے 35 ارب 26 کروڑ کا اضافی بوجھ پڑا، اس لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 4 روپے 33 پیسے اضافہ کیا جائے۔ چیئرمین نیپرا نے مہنگی بجلی پیدا کرنے پر این پی پی سی پر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ صرف بجلی پیدا کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مہنگا پلانٹ ہے۔ ہم 3 سال کا آڈٹ کراتے ہیں کہ کس پلانٹ سے کتنی بجلی پیدا کی۔ مجھے چیئرمین اوگرا کا فون آیا، انہوں نے کہا بجلی پیداوار کے لیے فرنس فیول نہیں اٹھایا جا رہا۔ انہوں نے بتایا کہ اس سے ریفائنریز بند ہو رہی ہیں۔ پاور ڈویژن حکام نے بتایا ریفائنریز سے آؤٹ آف میرٹ فیول نہیں اٹھا سکتے، لوکل ریفائنریز اپنے منافعات کم کریں۔ چیئرمین نیپرا نے کہا نومبر میں بجلی کی کھپت 14% بڑھی۔ میں تو اپنا بجلی کا بل دیکھ کر چونک گیا تھا، میرا بھی فیول ایڈجسٹمنٹ کا بل کافی زیادہ آیا۔ چیئرمین نیپرا نے سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے کہا سی پی پی اے کے اعداد و شمار کا جائزہ لیں گے، اعداد و شمار درست ثابت ہوئے تو اضافہ منظور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت گیس کی قلت سے متعلق صورتحال کا جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ سردی کے موسم میں گیس کی طلب بڑھ کر 6000 سے 6500 MMCFD تک پہنچ جاتی ہے، جبکہ موجودہ سپلائی 3300 MMCFD ہے، جو ہر سال کم ہو رہی ہے۔ گیس کی کمی کو LNG درآمد کر کے پورا کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے نئے LNG ٹرمینلز اور ورچوئل پائپ لائن منصوبوں کی تنصیب کے عمل میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی ہدایت کر دی۔